हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। सी She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba father get barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो अफ्रीका के तंजानिया में एक लड़का है जो कि सवेरे जल्दी उठ जाता है और पानी भरने वो बहुत दूर जाता है, पानी भर के लाता है, फिर अपने भाई का मदद करती है। लड़की जो है, लड़की है माम्बा जो है ना, भाई का मदद करती है, मम्मी का मदद करती है, उसके पापा भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल से वो जो है अनाज वनाज जो है उगा पाते हैं और वो अनाज बहुत ही मुश्किल से उनका साल भर के लिए हो पाता है। ठीक है। पीटर लाइव्स इन द हार्ट ऑफ द सीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर सीप। देयर सीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetables through organic farming. न्यूजीलैंड में एक पीटर नाम का लड़का है ना, जो कि एक ऐसा रीजन में रहते हैं जो कि सीप रियरिंग है ना, जो भेड़ जो है उनका एक तरह से पालने का काम करते हैं, वैसा वाले रीजन में इनका फैमिली रहता है ना। और वहाँ पे वूल जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो बहुत है, वो रन करता है, उसका फैमिली भी वही रन करता है। ठीक। अब ये जो लड़का है ये हर दिन स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, ठीक है, और अपने अंकल को देखता है कि कैसे वो भेड़ों का देख रेख कर रहे हैं। ठीक। साथ ही साथ ये भी देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारे जो चीज़ें हैं फैक्ट्री का वूल प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री चलाना हो है ना, या भेड़ों को संभालना हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब कर रहे हैं। ठीक है। जो पीटर्स का जो फैमिली है वो जो सब्जियां हैं वो भी उगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। ठीक। अब ये जो दो कहानी है, माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. The availability of such resource is the main reason places differ from each other. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अभी हमने ये दो बच्चों के बारे में हमने जाना, ये दो अलग अलग रीजन में रहते हैं दुनिया के। ठीक है। और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी अलग है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ लैंड भी इनके पास में जो है वो अलग है, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल, और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों जगहों में बहुत ही अंतर है। ठीक है। तो ये जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है ना, वही मेन रीज़न है इन दोनों के अलग अलग होने का। ठीक है। अब ये जो रिसोर्स है वो क्या क्या है, लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ को आप जानते हैं, ये कैसे, ये जो चीज़ है, जो रहन सहन है अलग अलग रीजन का, वो कैसे चेंज करता है। ठीक। फर्स्ट है लैंड. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth's surface, and all part of this small percentage are not habitable. मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज है। 30%, ठीक है, 30% जो जितना भी टोटल एरिया है अर्थ सरफेस में, उसका 30% जो है ये ज़मीन ने कवर करके रखा है। ठीक है। और बहुत ही कम हिस्सा ऐसा है जहाँ मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा है, स्मॉल परसेंटेज ऐसा है ज़मीन का जहाँ जो रहने लायक ही नहीं है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि जो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से जो लोग बसे हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है, ये हुआ है इसी कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ लैंड और क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, कि वहाँ का जो ज़मीन है उसका टोपोग्राफी कैसा है, वो क्या पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भी है तो क्या उसमें एकदम तीखा ढलान है, या लो लाइन एरिया है, सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग का सिचुएशन वहाँ पे हो रहा है, मतलब ऐसा गड्ढा गड्ढा टाइप से एरिया, तो वहाँ क्या पानी रुक जाता है ना, डेजर्ट एरिया है कि थिक फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है ना। अब जैसे ये जो चीज़ अभी मैंने बताया जैसे कि रग्ड टोपोग्राफी की मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन, ठीक है, तीखा चट्टान वाला जो पहाड़ है, ठीक, और ऐसा एरिया जो कि गड्ढा टाइप का जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, डेजर्ट एरिया हो गया या घना जंगल वाला एरिया हो गया, तो ऐसे जगहों में जो लोग हैं वो स्पेर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, रहते भी तो एकदम अलग अलग दूर दूर होके रहते हैं, वो भी थोड़े थोड़े से, ठीक है। वैसे ही प्लेन रीजन जो है, रिवर का वैली जो है, जो कि सुटेबल है लैंड और सुटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का, ठीक है। अब लैंड यूज़ जानते हैं। लैंड यूज़ का मतलब है कि ज़मीन का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। मतलब आप ज़मीन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब खेती के लिए, जंगल के लिए, माइनिंग कर रहे हैं, या वहाँ पे घर बना दिए हैं, या ज़मीन बना दी है, क्या बोलते हैं, रोड बना दी है, तो इस तरह का जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लैंड यूज़, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन का इस्तेमाल है ना, वो हम कैसे करेंगे, ये हम खोजते हैं कि वहाँ का जो फिजिकल फैक्टर है, जैसे कि टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मिनरल्स कैसा है, वहाँ पे पानी कहाँ पे मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, उस बेसिस पे उस ज़मीन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर पानी अच्छा खासा मिल रहा है, साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, तो लोग वहाँ खेती करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पानी तो है लेकिन पूरा खारा पानी है, तो वहाँ खेती क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे मिनरल्स मिल रहा है तो वहाँ पे माइनिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर है उसके बेसिस पे वहाँ के जो ज़मीन का यूज़ क्या करना है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर जो है ना, इंसान जो आबादी जो रह रहा है और जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो जो आबादी वहाँ पे रह रहा है और जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, वो जो आबादी ह्यूमन जो है वो भी डिटरमाइन करता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस ज़मीन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसान का जो सोच है और उसका जो टेक्नोलॉजी वो भी डिसाइड करता है कि वो ज़मीन का क्या करे, ठीक। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। अब यहाँ पे लैंड जो है उसको दो भाग में बांटा गया है ओनरशिप के बेसिस पे। पहला है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होता है, जो कि एक इंडिविजुअल रखा हुआ है ना, मतलब एक आदमी ही अपने पास रखा है, तो वो प्राइवेट लैंड हो गया। कम्युनिटी लैंड वो लैंड होता है जो कि कॉमन यूज़ के लिए होता है, सभी के लिए होता है ना। वहाँ पे जैसे जाके आप क्या बोलते हैं, चारा ले सकते हैं, घास फूस उखाड़ सकते हैं जानवरों के लिए, वहाँ पे जो भी फल उगेंगे वो सभी के लिए है, ठीक है। जो भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो सभी के लिए है। तो ये जो कम्युनिटी लैंड है इसे हम क्या कहते हैं फिर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी लैंड है इसे हम कहेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। पीपल एंड देन डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban area, and to expand the agriculture land in rural area. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion because of expansion of agriculture and construction activity. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंसान है उसका जो डिमांड है ना, वो कभी भी कम नहीं होता, वो और बढ़ता जाता है ना। और इस इंसान के जो डिमांड का जो बढ़ना है, ग्रोइंग है, उस हिसाब से जो ज़मीन है वो तो नहीं बढ़ रहा, वो अवेलेबिलिटी ऑफ जो लैंड है वो लिमिटेड ही है ना। तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एंक्रोच कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे कमर्शियल एरियाज में उसको बिल्डअप कर रहे हैं, वहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जैसे कि अर्बन एरिया में, या फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं अगर वो रूरल एरिया में है तो, है ना। तो ये जो जिस तरीके से ये जो लैंड यूज जो पैटर्न है वो जो चेंज हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमारा जो कल्चरल चेंज हो रहा है सोसाइटी में, उस चीज़ को ये शो करता है
कि जैसे मान के चलिए कि पहले जिस जगह में खेती बाड़ी हो रहा था, अब वहाँ पे उस ज़मीन का इस्तेमाल आपने सीधा कॉम्प्लेक्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, किराए का घर बनाने में कर दिया। तो ये समझ में आता है कि उस एरिया में जो लोग पहले जो निर्भर थे खेती किसानी में, या फिर जो कुछ अलग ही सादा जीवन जी रहे थे, अब उनके अंदर में कल्चरल चेंजेस आ गए। ठीक है, अब वो भी बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, वो भी कुछ और नया सोच रहे हैं, कुछ नया। तो इसी को ही कह रहे हैं कल्चरल चेंजेस। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से जो हम ये एग्रीकल्चर को बढ़ाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को और बढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, खतरा आ रहा है। जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब ज़मीन खराब हो जा रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है ना, मिट्टी कट रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, रेतीला बन रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारे मेजर जो प्रॉब्लम्स अब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ का है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चेंजेस इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। ठीक है, मतलब पहले नॉर्मल खेती बाड़ी हो रहा था, फिर धीरे से यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्का घर बनना चालू हो गया, लेकिन अभी भी खेती बाड़ी ही चल रहा है और अभी भी सादगी वाला जीवन है। लेकिन अब क्या हो गया, सारा का सारा एरिया को इन्होंने पूरा फ्लोरिंग कर दिया, बड़े बड़े घर बन गए, अब कार वार हो गया, अभी और ज़्यादा डेवलप हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 लेन वाला रोड बन गया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो लैंड यूज़ है समय के साथ में कैसे चेंज होता जा रहा है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है ना, उनका डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, और डिमांड जो बढ़ रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है जंगलों का। ठीक है, एरेबल लैंड का, खेती बाड़ी वाले ज़मीनों का। तो इससे एक डर सा छा गया है कि आगे चल के ये जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ये डर छा गया है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। मतलब तो अभी के समय में ये जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर इसको बचाना है तो आप जाके चेक करिए अभी प्रेजेंट डेट में कितना लैंड डिग्रेड हो गया है, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं। और रिकवर करना है तो उसके लिए आप एफॉरेस्टेशन करिए, लैंड रिक्लेमेशन करिए, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जा रहा है उसे चेक करवाइए, रेगुलेट करवाइए कि ज़्यादा यूज़ मत करे। ठीक है, जो भी ओवर ग्रेजिंग हो रहा है कि मतलब कुछ कुछ जगह अब छूटा है जहाँ पे थोड़े बहुत हरियाली हो रहे हैं, उसमें आप एकदम से ओवर ग्रेजिंग करा दिए, मतलब जानवरों को एकदम से वहाँ खुला छोड़ दिया, उन्होंने इतना चारा खा दिया, मतलब इतना घास चढ़ दिया कि जो छोटे छोटे पौधे थे जो अभी बढ़ ही रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। तो इन सब चीज़ों पे देख रेख करें। ठीक है, और यही एक तरीका है जिससे हम जो ज़मीन है, जो हमारा लैंड रिसोर्स है, उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे जो न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं वो दिए हुए हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए कि क्या क्या करंट वो में क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक, वैसे तो जो भी करंट सिचुएशन में चल रहा है वो तो आप न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपको समझ में आ गया है ना कि जो लैंड रिसोर्स है वो क्या होता है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे समझाना था। ठीक, अब जानते हैं सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the types of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter makes the soil fertile. Soil क्या होता है? ये एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि अर्थ के सरफेस को ढक के रखा है ना। तो ये जो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है, इसे ही हम कहते हैं मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो जो लैंड है ना, तो जो भी तरह का लैंड फॉर्म डिटरमाइन होता है वो डिपेंड होता है कि किस तरह का मतलब जो भी सॉइल में अभी मिल रहा है ना, जिस भी टाइप का सॉइल है वो डिटरमाइन कैसा होता है, वो कैसे बनता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है। ठीक है, जैसे कि सॉइल मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ, दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये जो सॉइल है ये कैसे बनता है, ये बनता है जो भी मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, मतलब वही मरे हुए जो भी चीज़ें हैं है ना, या फिर पेड़ पौधे हैं उनके अवशेष हो गए तो वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, मिट्टी में क्या जो चट्टान है उसमें क्या मिनरल्स है ना, वो चट्टान है धीरे धीरे टूट गया, वेदर्ड रॉक हो गया, सेडिमेंट्स बन गया। ठीक है, उसमें मिनरल्स मिल गए, फिर ये ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। तो ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी असल में क्या है,
पत्थर ही रहता है, वो पत्थर टूटता है, टूट के चूरा बन जाता है, फिर उस चूरे में धीरे से घास फूस उगने लगते हैं क्योंकि उसमें मिनरल्स था, फिर घास फूस जो है उग रहे हैं या कीड़े मकोड़े आ रहे हैं वो उसमें सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, फिर उस मिट्टी में मिल रहे हैं, मतलब उस पत्थर के जो वेदरिंग जो सब्सटेंस है उसमें मिल रहे हैं, फिर आगे चल के वही एक मिट्टी बन जाता है, ठीक है, और वो एक फर्टाइल सॉइल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, मतलब ये सॉइल का एक लेयर है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक एक लेयर है। तो सबसे जो ऊपर का जो लेयर है ना, याला जो लेयर है वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है, याला जो ऊपर का जो लेयर है ये कहला रहा है सॉइल, जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस है, मतलब एक तरह से जो सड़े गले चीज़ हैं वो सब चीज़ रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे छोटे मोटे पेड़ पौधे कीड़े वीड़े ये सब रहते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे आता है सब सॉइल जो कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है ना। फिर उसके बाद आता है नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब वो रॉक जो चूरा चूरा हो गया है, ठीक है, उसे हम वेदर्ड रॉक मटेरियल कहते हैं। और नीचे आता है पेरेंट रॉक, ठीक है, मतलब वो चट्टान जो टूट के ये वेदर्ड रॉक बना, और यही वेदर्ड रॉक धीरे से सैंड और सिल्ट और क्ले में कन्वर्ट हो गया, और उसी के ऊपर में फिर धीरे से ये आपका ह्यूमस वेजिटेशन आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी जो है टूटते हुए, मतलब जो पत्थर है पेरेंट रॉक है टूट के मिट्टी बना, वो चीज़ दिखा रहा है, इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन, अब जब सॉइल बनता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, या हमको नहीं, क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉइल को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। Other factors are the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो मेजर फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पेरेंट रॉक है ना। पेरेंट रॉक मतलब यही वाला दिखा है ना जो सबसे नीचे में जो है ये पेरेंट रॉक है ना, ये पेरेंट रॉक है, ठीक है। तो वो किस तरह का मिट्टी है, मतलब रॉक है ना, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है। और इसके अलावा भी जो अदर फैक्टर है जैसे कि टोपोग्राफी की, मतलब वो वहाँ का जो फिजिकल फीचर्स है ना, यहाँ पे गड्ढा है, चट्टान है, उबड़ खाबड़ है, वो भी डिपेंड करता है ना। और वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पेड़ पौधे वो सब पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और कितना समय लगा है, टाइम टेकन, ठीक है। तो इससे ही जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग होता है, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी फिगर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे सॉइल वो होने के लिए पहला फैक्टर कौन सा है, पेरेंट रॉक, ठीक है। तो ये जो पेरेंट रॉक है ये डिटरमाइन करता है कि जो सॉइल है उसका कलर कैसे होगा, ठीक है। तो जैसा पेरेंट रॉक का कलर रहेगा उसी से ही ये प्रभावित होकर ये कलर होगा, टेक्सचर भी उसी से ही प्रभावित होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल और जो कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सारा चीज़ ना ये पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है ना। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा है वहाँ का, तो ये जो चीज़ है वो डिसाइड करता है कि वहाँ का जो वेदरिंग प्रोसेस है, वहाँ पे जो भी पत्थर है वो कितना जल्दी से वहाँ पे टूट रहा है ना, और वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है। रिलीफ का मतलब ये है कि वो कितने हाइट पे है ना, एकदम सीधा खड़ा चट्टान है या प्लेन एरिया है जिससे वहाँ पे सॉइल जो है इकट्ठा होगा या नहीं इकट्ठा होगा, तो रिलीफ कैसा है वो चीज़ डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फ्लोरा, फाउना एंड ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे उस मिट्टी में जो भी ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, जो भी वहाँ पे नमी आएगा, घास फूस उगेंगे, वो काई वाई जो उगते हैं वो सब होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो फ्लोरा, फाउना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसा है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है उसमें कितना समय लगा, ठीक है, कितना टाइम हो गया है उस मिट्टी में ये सारे चीज़ों को होते हुए, कि उसमें टेम्परेचर का प्रभाव, ह्यूमस का वहाँ पे बहुत लंबे समय तक होना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लंबा समय होगा या जितना जल्दी समय होगा उससे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल कैसा बनता है ना। नया नया पत्थर है तो जाहिर, मतलब मान के चलिए कहीं पे लावा है वो बाहर आ गया है ना, और लावा जो है ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद में जाहिर सा बात है उसको समय हुए 1 ही महीना 2 ही महीना हुआ या साल भर हुआ ठंडा हुए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो तो पूरा पथरीला चट्टान होगा, तो समय कितना हुआ, 1 साल हुआ। शायद अगर आप वहाँ पे 100 साल बाद आएंगे तो वो पूरा रेतीला बन जाए, है ना, क्योंकि वो जो है जो चट्टान था धीरे धीरे पीस पीस के टुकड़ा हो गया। अब उस पर क्या चीज़ निर्भर किया कि अच्छा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता था, है ना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लो था, टेम्परेचर गर्मियों में बहुत बढ़ जाता था, ठंडी में बहुत कम हो जाता था, ठीक है। पानी भी अच्छा गिरता था जिसकी वजह से वहाँ पे
क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी पनपे, ठीक है। और इस मिट्टी में, उस लावा में समय भी 100 साल हो गया है, तो जाहिर सा बात है उसका जो सॉइल प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे अच्छा उपजाऊ मिट्टी रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो टाइम है वो कैसे जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किस टाइम कितना टाइम लगा है इस मिट्टी को बने हुए, ठीक है, कि 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 100 साल हुआ है, तो वो भी एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करता है, समय भी। अब जानते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन और आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज ऑफ लैंड, ओवरयूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ना, उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है और उसके कंजर्वेशन के बारे में, जो सॉइल इरोजन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ना, सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, मिट्टी कट रहा है, हट रहा है, छूट रहा है, गायब हो रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा है सॉइल के ऊपर, ठीक है। और इसमें बोथ जो ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर है, दोनों ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल जो हो रहा है ना, ये इंसानों से भी हो रहा है और नेचुरल फैक्टर्स उससे भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, हम लोग ही खुद पेड़ काट दे रहे हैं, है ना। जो भेड़ बकरी है वो ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, चारा चुग रहे हैं, चारा खा रहे हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अब फिर ये रेन वॉश हो गया कि भाई पानी ज़्यादा गिर गया, ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड आ गया, ये सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर है, ये कैसे ज़मीन को ख़त्म कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब इस ज़मीन को बचाने का क्या क्या तरीका है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स है। तो पहला है यहाँ पे मल्चिंग, MULCHING, ठीक है। तो मल्चिंग का मतलब होता है कि ज़मीन में जैसे कि प्लांट का जो जैसे जो अवशेष है ना, उसको रख दिए, जैसे पत्ती है, या फिर जैसे क्या बोलते हैं धान उगाते हैं या गेहूँ उगाते हैं, जो तो उसका जो स्ट्रॉ है या पराली बोलते हैं, जिसे पेरा या पराली, ठीक है, उसको कहते हैं, उसको लाके मिट्टी के ऊपर बिछा दिए। तो इससे क्या होगा कि उसका जो सॉइल का जो मॉइस्चर है ना, वो जल्दी जल्दी नहीं उड़ेगा, क्योंकि ढक दिया ना आपने कहीं ना कहीं पत्तियों से और उससे किससे बोलते हैं, पेरा से या पराली से। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे नमी बना रहेगा। अब नमी जब बना रहेगा तो जाहिर सा बात है वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो होंगे, ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये चीज़ फिर उस मिट्टी को अच्छे से कंजर्व करेगा और वो मिट्टी आगे चल के कुछ भी क्रॉप्स उगाने के लिए या कोई भी नेचुरल जो वेजिटेशन है उसके लिए वो लाभदायी होगा, ठीक है। फिर और क्या दूसरा तरीका है मिट्टी को बचाने का, वो है काउंटर बैरियर्स। ये जैसे कि स्टोन है, ग्रास है, सॉइल है, जो है इसको एक तरह से बैरियर अलोंग द काउंटर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स, ठीक है। यहाँ पे ना ये एग्जांपल आपको दिखा दीजिए, जैसे कि ये काउंटर प्लगिंग हो गया। काउंटर बैरियर्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक ना ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है। अब मान के चलिए कि ढलान जो है ना इधर से इधर है, मतलब पानी अगर गिरता है ना तो सब पानी इधर, अरे सॉरी इधर हो गया, पानी जो है ना वो इधर बहने लगता है ऐसे, ठीक है, ऐसा बहने लग रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ऐसा पत्थर बिछा दिया और गड्ढा खोद दिया, पत्थर बिछा के बाजू में गड्ढा खोद दिया, फिर इधर पे फिर पत्थर बिछाया, फिर गड्ढा खोद दिया, फिर पत्थर बिछाया इस लाइन में और गड्ढा खोद दिया साइड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब अगले बार जब पानी गिरेगा ना, तो जब पानी ऐसा गिरने के बाद जब इधर साइड में बहेगा, ऐसा ऊपर से लेके नीचे जब बहेगा, तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्थर रोक दिया और नाली भी बना दिया, है ना। और यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी नीचे बह के नहीं आएगा। सेम वैसे यहाँ का मिट्टी यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ का मिट्टी यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ का मिट्टी यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसे हम कहते हैं काउंटर बैरियर्स। फिर आता है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे धाराएं हैं, जो भी पानी बह रहा है, उसको स्लो कर देना पत्थर डाल के, ठीक है, ताकि वो एकदम तेजी से मत बहे, ठीक है। छोटे छोटे धाराएं ही नहीं, बड़े बड़े भी जो थोड़ा धाराएं हैं उन है ना, जो बह रहा है पानी, उसमें थोड़ा बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि वहाँ उसका जो स्पीड है एकदम स्लो हो जाए या थोड़ा स्लो हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा तेज़ी से बहेगा तो मिट्टी को काटते हुए अपने साथ में कहीं और ले जाएगा। तो रॉक डैम बनाना जरूरी है। रॉक डैम कैसे बनाना है, जो पानी का बहाव है उसमें बीच बीच में पत्थर डाल दो, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो स्पीड से पानी बह रहा है वो रुक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि
जैसे कि मान के चलिए कि ये जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फिगर देख रहे हैं, टेरेस फार्मिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, है ना। तो ये ढलान है, ठीक है। अभी ढलान है, ये जैसे ढलान है जैसे, तो इसमें जाहिर सी बात है कि पानी गिरेगा तो इस साइड में आएगा, गिरेगा, है ना, सीधा बह जाएगा, और जो भी मिट्टी है वो भी बह जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या किए हैं लोगों ने कि एक तरह से ना इस चट्टान को थोड़ा सा काट काट के ना सीढ़ी टाइप से बना दिए, है ना, थोड़ा ऐसा टाइप से, ऐसा देख रहे हैं। तो ये जो वाला एरिया है, फ्लैट एरिया जो है, ये जो फ्लैट एरिया, ये जो फ्लैट एरिया, यहाँ पे ये लोग अपना क्या बोलते हैं क्रॉप उगा रहे हैं। और एक तरह से जो सीधा खड़ा जो स्लोप था, सीधा जो स्लोप था, ठीक है, जेंटल स्लोप था, लेकिन जो स्लोप था उसको उन्होंने सीढ़ी के रूप में बना दिया, ताकि पानी रुक रुक के जाए, मिट्टी भी रुके, और इस रुके हुए जगह में ये लोग फसल भी उगा सके। तो इससे क्या होगा, ये भी सॉइल को बचाने का एक तरीका है, ठीक। फिर है इंटरक्रॉपिंग। Different crops are grown in alternate row and are some at different times to protect the soil from rainwash। मतलब जैसे खेती है, खेती कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे कि खेती जैसे भी कर रहे हो, ये क्या आ गया, अच्छा ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो जैसे ये क्या चीज़ पढ़ा है मैंने, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कुछ नहीं है कि खेत में ना जैसे एक फसल आपने उगाया, मान के चलिए इतना बड़ा सा आपका ये जो है बड़ा सा ऐसा खेत है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक फसल उगाया एक लाइन से, और बीच में जगह छोड़ दिया, फिर दूसरा उगाया, फिर यहाँ पे बीच में जगह छोड़ दिया, फिर तीसरा उगाया, फिर बीच में जगह छोड़ दिया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद इसमें कुछ और दूसरा फसल लगा दिए, इसमें दूसरा फसल लगा दिए, इसमें दूसरा फसल लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि जो पहले लगाए थे वो अब ज़्यादा बढ़ गया है, और जो दूसरा लगाया है उसका अभी कम बढ़ा है, ठीक है। तो क्या होगा कि कभी भी पानी गिरेगा तो ये जो दोनों फसल है ना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मिट्टी को पकड़ के। तो जो पहले उगा है वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा नए फसल को, ठीक है। फिर जैसे ये पुराना फसल जो पहले उगाए थे वो जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा कि जो नया फसल था वो क्या हो गया, बढ़ गया, अब उसने मिट्टी को अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पुराना फसल है उसको काट के उसमें कुछ और नया बीज लगा दिए, तो इस नए को फिर कौन सपोर्ट करेगा, पुराना वाला, सेम वही है। बस अब ये समझ लीजिए कि आजू बाजू में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल उगा दो, तो इससे क्या होगा कि आपका मिट्टी का जो कटाव है वो बचेगा, ठीक है, ताकि हमेशा कोई ना कोई फसल आपकी मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए रहे, ये कारण है, ठीक है। फिर आता है काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर वॉल्स, मतलब ये है काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है कि खेत के किनारे किनारे पेड़ उगा देना, ठीक है, नेचुरल बैरियर सा बना देना पेड़ उगा के, इसे हम कहते हैं काउंटर प्लगिंग, ठीक है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट, है ना, ये हिल स्लोप, मतलब ये काउंटर प्लगिंग, सॉरी मैं क्या बोल दिया, हिल स्लोप मैंने नहीं बताया ना, कि जैसे ढलान वाला एरिया था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो स्लोप है उसमें क्या है, ऐसा पेड़ उगा उगा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग में क्या है कि जैसे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बताता हूँ। ये जैसे याला जो है मैंने अभी दिखाया, ये जो ढलान वाला जो एरिया है, इसमें क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे भी ऐसे कर देता हूँ, जैसे पूरा पहाड़ मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा कि जब भी पानी गिरेगा तो पानी कैसे गिरेगा, ऊपर से ऐसा नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, ऐसा ऊपर से नीचे की ओर ऐसा बह जाएगा। तो ये ऐसा ना बहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इस जो हिल स्लोप है इसमें क्या किया, ऐसा करके इस ऐसा टाइप के डायरेक्शन में इन्होंने क्या क्या बोलते हैं, हिल स्लोप में एक तरह से पैरेलल टाइप का वो बना दिया, बैरियर सा, पहाड़ मतलब पेड़ लगा दिया। फिर नीचे में यहाँ पे फिर ऐसा पेड़ लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा लाइन लाइन से जो पेड़ लगा रहे हैं ना, एक मिनट रुकिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा पता नहीं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अरे कहाँ चला गया आप, ये जैसे पहाड़ है, हिल स्लोप है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है पानी जब गिरेगा तो सीधा ऐसा नीचे आ जाएगा, ऐसा पानी है ना, और मिट्टी पूरा अपने साथ ले जाएगा। तो मिट्टी ना ले जाए नीचे की ओर, उसके लिए क्या किया जा रहा है, ऐसा टाइप का इस लाइन में पेड़ उगा देते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर नीचे एक और इसमें पेड़ उगा दिए, तो इससे क्या होगा, पेड़ एक पकड़ बना के रखेगा और मिट्टी को नीचे बहने से रोकेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंटर प्लगिंग। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है,
ये चीज़ है कि जैसे कि नॉर्मल एक ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीन है जिसमें खेती होता है, लेकिन वहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से चलता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो हवा जो बह रहा है, जैसे कि मान के चलिए ऐसा बह रहा है इधर से इधर डायरेक्शन में, तो अपने साथ में जो मिट्टी है उसको भी उठा के ले जाता है दूसरे एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन हो गया है ना हवा से, तो वो ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है, पेड़ उगा दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे किनारे किनारे, ताकि पेड़ जो है हवा को रोके। और जब है ना, और यहाँ पे भी जो पेड़ है अगर आ भी गया हवा तो ये पेड़ रोक दे, तो हवा जो है 2 साइड से रुक जाएगा, चारों साइड से रुक जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि जो मिट्टी यहाँ पे है रुका हुआ है वो यहीं का यहीं पे रहेगा, तो इसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट, ठीक है। ये स्लोप रीजन में नहीं होता, ये होता है ऐसे रीजन में जहाँ पे जो कि ड्राई रीजन है, कोस्टल रीजन है, जहाँ पे हवा ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पे सूखा ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे ये किया जाता है ताकि पेड़ जो है उस हवा को आने से यहाँ रोके और रुके, है ना, और जो मिट्टी है वहाँ पे रुका रहे, तो जिसमें इन लोग फसल कर सके। अब जानते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज ए विटाल रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स। 3/4 of the earth resource is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वाटर जो है एक तरह से रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेस है, और जो हमारा अर्थ है जिसका 3/4 अर्थ सरफेस जो है वो पानी से ढकाया हुआ है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग अपने अर्थ को वाटर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें से कई सारे ओशियन ऐसे हैं जो कि 3.5 बिलियन ईयर बैक भी थे, ठीक है। इवन टुडे ये जो ओशियन कवर है 2/3 अर्थ को कवर करता है, और कई सारे जो वैरायटी के जो प्लांट है और एनिमल लाइफ है उनको सपोर्ट करता है। ये जो ओशियन वाटर है ये पूरा सेलाइन है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें से जो ये जो पानी जो सेलाइन है, मतलब जितना भी पानी है पृथ्वी में, उसमें से सिर्फ 2.7% वाटर ही जो है फ्रेश वाटर है, जो कि पीने लायक है, ठीक है। अब ये जो 2.7% वाटर है, अगर हम इसको देखें 2.7% वाटर को अगर गिने, तो उसमें से 70% जो आइस 70% जो साफ पानी है वो तो आइस सीट और ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस सीट और ग्लेशियर के फॉर्म में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में, ठीक है। और उनका जो लोकेशन है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई आना जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे आप आसानी से जा नहीं सकते उस पानी को लेने के लिए। ओनली 1%, अब 1% जो है फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर टू नियरली 70% डिसऑकर, ओनली 1%। अब इसमें से जो 1% है ना, सिर्फ 1% पार्ट फ्रेश वाटर है जो कि अवेलेबल है इंसान के यूज़ के लिए, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, ज़मीन के अंदर, ठीक है, नदियों में, झीलों में, है ना। और ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर चला जा रहा है उससे तो यही जो है 1% जिसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, जो हमारे एक्सेसिबल में है, एक्सेस में है, जो हमारे पहुँच में है, ठीक है। क्योंकि साफ पानी तो अंटार्कटिका में भी है, ग्रीनलैंड में भी है ना, लेकिन वहाँ कौन जा रहा है पानी पीने, या फिर उस पानी को कौन यूज़ कर रहा है, वो साफ पानी तो जमा का जमा ही है, वो तो इतना ठंडा एरिया है। लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो साफ पानी है वो है ओनली 1%, जो कि किस किस फॉर्म में मैंने बता दिया, ग्राउंड वाटर, सरफेस में जो नदियाँ बह रही उसमें, झील है, और जो हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो, है ना, जो कि ठंडा होकर वापस जमीन में गिर जाता है, ठीक है। तो यही है 1%। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This as you already know is referred to as water cycle, ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर है वो बहुत प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ में, ठीक है। अब ये जो पानी है जो हमारे अर्थ में है, ये ना ही हमारे पृथ्वी में जितना भी पानी है उसमें ना ही कोई नया पानी ऐड होता है, ना ही उस पृथ्वी में से कोई भी पानी जो है सब्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले इतना पानी था, अब 2 साल बाद ना जो पानी है उसका कमी हो गया, ऐसा नहीं है। समुद्र और साफ पानी जितना है सबको मिलाएंगे तो टोटल उतना ही पानी है, और अभी तक वो, है ना, रिमेन वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक वैसी ही है ना। ऐसा नहीं कि कुछ पानी इतना ज़्यादा भाप बन गया कि वो ब्रह्मांड में चले गए, नहीं, जितना पानी यहाँ है उतना ही है, बस अलग एक रीजन से दूसरे रीजन वो जो है गिरता रहता है, एवोपरेट होता रहता है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा एवोपरेट हो गया तो वहाँ पे सूखा पड़ गया, कहीं पे ज़्यादा पानी गिर गया तो वहाँ पे बाढ़ आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये होता ही रहता है, ये पानी का जो है साइकिल होता ही रहता है कि
समुद्र से पानी उड़ेगा, है ना, ज़मीन से पानी उड़ेगा, फिर ऊपर जाके ठंडा होगा और फिर कहीं पे जाके दूसरी जगह में गिर के वहाँ पे पानी गिरा देगा, ठीक है, फिर वो बह के वापस फिर उसी नदी में मिल जाता है, ओशियन में मिल जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो साइकिल सा हो गया, एवोपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ह्यूमन यूज huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production water are agriculture। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान जो है ना सिर्फ पानी पीता नहीं है या मतलब हाथ पाँव धोना है बस वही नहीं करता, इसके अलावा भी और कई सारे प्रोडक्शन में काम करता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, खेती बाड़ी में, ठीक है। अब ये जो जैसे जैसे आबादी बढ़ता जा रहा है तो ये जो डिमांड है पानी का वो भी बढ़ता जा रहा है, खाने का डिमांड है वो भी बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या बोलते हैं वो हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है ना। फ्रेश वाटर जो सप्लाई है शॉर्टेज हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई सूख जा रहा है, ड्राइंग अप हो जा रहा है वाटर रिसोर्सेज, या फिर हम नदियों को ही गंदा कर दे रहे हैं, है ना। तो जो पानी है साफ पानी उसको तो हम इतना यूज़ कर दे रहे हैं कि वो पूरा वेस्ट हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम गंदा कर दे रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है पानी का जो शॉर्टेज है वो हो रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं कि औसतन एक आदमी एक दिन में, है ना, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर पर एवरी डे। मतलब औसतन एक आदमी जो है एक दिन में 150 लीटर खर्च कर देता है, ठीक है। आप जैसे एक आदमी जो है इंडिया का, है ना, वो 3 लीटर पानी पी रहा है, 4 लीटर खाना बनाने में जा रहा है, 20 लीटर नहाने में जा रहा है, 40 लीटर फ्लश करने में चला गया, फिर कपड़ा धोने में 40 लीटर चला गया, फिर बर्तन धोने में 20 लीटर चला गया, फिर गार्डनिंग कर रहा है तो उसमें 22-23 लीटर उसमें लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, part of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, shortage may be consequences of vibration in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पानी का जो अवेलेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे हो रहा है? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्ट मेक्सिको या साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है ना, और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों में जो फ्रेश वाटर का जो है कमी आ रहा है, ठीक है। खासकर जो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो शॉर्टेज होता है ये सीजनल होता है ना, कभी कभी एनुअल प्रेसिपिटेशन भी होता है, ठीक है, कि भाई इस सीज़न में पानी कम रहता है या इस सीज़न में एकदम सूखा पड़ जाता है, ये सारा चीज़ कह रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे, कई कई जगहों में तो साल भर ही सूखा रहता है, पानी कमी रहता है, लेकिन कई कई जगहों में ऐसा होता है कि सीज़न वाइज सूखा पड़ता है, कि बारिश के समय में अच्छा भरमार है, ठंड में भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जो कारण है वो हो रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन और वाटर रिसोर्सेज का कंटामिनेशन, गंदा होना, ठीक है, ये सब चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and population make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metal and pesticides. Most of the chemicals are non-biodegradable, reach human bodies through water pollution and can be controlled treating influence suitably before releasing them in water bodies. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पानी है ना वो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसके कमी का, ठीक है, साफ़ पानी का। तो इसके लिए कई सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, है ना। और देखा जाए तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओवर यूज़ और पॉल्यूशन का, है ना, क्योंकि या तो हम ज़्यादा यूज़ कर दे रहे हैं साफ़ पानी है अच्छा वाला, तो या फिर जो पानी साफ़ है उसमें कचरा फेंक दे रहे हैं या उसको गंदा कर दे रहे हैं, या फिर उसमें जो सीवेज है या एग्रीकल्चर जो केमिकल्स है या इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं उसी को ही डाल दे रहे हैं।
ठीक है। तो जिससे क्या हो गया कि जो पानी है उसमें नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स है जो कि इस्तेमाल करने लायक नहीं, वो जहरीला बन गया है, ठीक है। और ये जितने भी केमिकल्स मैंने अभी बताए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये समय के साथ में ये ख़त्म भी नहीं होंगे और साथ ही साथ ये इंसानों के अंदर भी आ जाएंगे। मतलब अगर आपने उस जहरीले पानी का इस्तेमाल करके आपने खेती बाड़ी किया तो जो फल सब्जी उगेंगे उसको आप खाओगे तो वो जो केमिकल्स है वो आपके अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, ये जो वाटर पॉल्यूशन है इसको हम कंट्रोल करके इन सब चीज़ों को, ये जो भी एफ्लुएंट्स है, जो भी जो क्या बोलते हैं केमिकल्स हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जंगल उगाइए, अदर वेजिटेशन जो है उसको उगाइए। इससे क्या होता है कि जब भी पानी आएगा तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें क्या होगा कि जैसे ही पानी गिरेगा तो क्या होता है, जंगल में जैसे पानी गिरा तो पानी एकदम तेज़ी से नहीं बहेगा, धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे उनको रोक के रखेंगे, पानी को थोड़ा धीरे धीरे बहाएंगे। अब पानी जितना देर रुकेगा उतना ही वो पानी क्या है ज़मीन के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो एक तरह से वाटर हार्वेस्ट, मतलब एक तरह से पानी अंदर आ रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो है वाटर हार्वेस्टिंग मेथड उसको अपना सकते हैं, जिससे हम खुद ही एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर बड़ा पत्थर, फिर छोटा गिट्टी, फिर और छोटा गिट्टी, फिर रेत डाल के बना सकते हैं, ताकि जब बारिश हो तो वहाँ पे जब पानी गिरे तो उसके जरिए, उस गड्ढे के जरिए पानी सीधा अंदर पहुँच सके, ठीक है। कैनाल्स का यूज़ करें इरिगेशन फील्ड के लिए, है ना, मतलब जो भी कैनाल है उसका इस्तेमाल करें, वो भी प्रॉपरली यूज़ करें, है ना, ताकि, और साथ ही साथ जो पाइप है ना, उसमें स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें ताकि पानी कम कम छिड़काव हो और क्या बोलते हैं, पौधों को जितना चाहिए उतना ही मिले और पानी कम वेस्ट हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, जैसे कि ट्रिकल इरिगेशन, ये जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंकल का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि पाइप को बस छोड़ दिया और बह रहा है पानी और पौधों में जा रहा है, वैसा नहीं किया जा रहा है। इससे क्या है, पानी भी कम खर्च हो रहा है और पौधों को भी जितना पानी चाहिए वो मिल जा रहा है, ठीक है। और भी ऐसा कुछ अडॉप्ट करें जिससे हम जो इरीगेशन है उसको हम पानी है उसको बचा सके, है ना। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फसल आप उगा रहे हैं जिसमें पानी ज़्यादा लग रहा है या बेकार तरीके से पानी बह रहा है, ऐसा ना करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और पानी का जो इस्तेमाल है उसको थोड़ा सा कम करें, ठीक है, और बचाएं। इस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वेर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is beautiful handbag. Yes, it is made up of jute." And the teacher said, "Do you see those basket, lamp sets, and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grow in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf." The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्कूल के बच्चे हैं जो एक्सीबिशन में हैंडीक्राफ्ट जो है देखने, वहाँ हैंडीक्राफ्ट देखने गए, तो वहाँ पे उन लोगों को जो पेड़ पौधों से बना हुआ, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ कई सारे उन्होंने वस्तुएं देखी, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में ये लोग बात किए, ठीक। Natural vegetation and wildlife exist only in a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere. तो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो ऐसे जगह में पनपते हैं, ऐसे नैरो जोन में पनपते हैं जो कि वो जोन है जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर में क्या होता है कि जो भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इस तरह का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, इस तरह का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पेड़ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानवरों को छाया देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं धान वान उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करके रखते हैं, हमें फल देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पटाइन ऑयल देते हैं, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो पेपर दैट आर एसेंशियल फॉर स्टडी। तो ये सारा जो चीज़ है हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है।
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल, फिर एक्वेटिक फॉर्म में एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जितने भी हो, है ना, तो ये सारे हमको क्या देते हैं, तो इन जानवरों से हमें मिलता है, मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, ठीक है ना, वूल मिल रहा है, ये सारा चीज़। इंसेक्ट्स है, उनसे जैसे कि उनसे हमें हनी मिल रहा है, ठीक है, फ्लावर का पॉलिनेशन होता है जिससे हमें फल मिलता है। बर्ड्स जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो एक तरह से डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। वल्चर जो है, कोई भी मरे हुए जो जानवर हैं उनको खा के एक तरह से उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उनको, है ना, है ना, और साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, ठीक है, सब के सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, और यही एक मेंटेनिंग बैलेंस करके रखा है इकोसिस्टम को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये एक जीव ही है तो ही यही बस राजा है, बाकी तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कितना ही छोटा पक्षी क्यों ना हो, ठीक है, सब चीज़ जो है इस इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा, ठीक है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, ये कैसे फैले हैं, कहाँ कहाँ फैले वो बताया, ठीक है। तो किस किस ग्रुप में, जैसे कि फॉरेस्ट के पार्ट में है, कुछ ग्रासलैंड है, कुछ स्क्रब्स है, और कुछ टुंड्रा में। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत पानी गिरता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, तो वो जो फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो कम, मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री, है ना, एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। मतलब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पे जंगल ज़्यादा बनेगा, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पे पानी कम गिरेगा, मॉइस्चर कम होगा, तो जंगल भी उतना घना नहीं होगा, उसका डेंसिटी भी कम होगा, ठीक है। और जहाँ पे और ज़्यादा कम पानी गिरेगा वहाँ पे जाहिर सा बात है कि आपको कैक्टस वाले पौधे मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल कुछ घना है ही नहीं, है ना, जल्दी से पानी सूख भी जा रहा है, पूरा मतलब तुरंत एवोपोरेट हो जा रहा है, ठीक। तो ये सारा चीज़ यही कह रहा है इस पैराग्राफ में। तुंद्रा वेजिटेशन, अब ये जो तुंद्रा वेजिटेशन है ये खासकर वो वेजिटेशन है उस जगह का बात कर रहा है जहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया ना, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहता है, ठीक है, तो उस जगह में कोई भी जीव जंतु का होना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ फिर भी कुछ वेजिटेशन है वहाँ पे मिलता है, जैसे कि मॉसेस और लीचेंस, ये कह रहा है। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। तो जो जंगल है वो दो भाग में बटे हुए, पहला है एवरग्रीन और डेसिडियस। एवरग्रीन मतलब वो फॉरेस्ट जहाँ पे पूरे साल भर पत्ता मतलब घना रहता है ना, पेड़ जो है एकदम साल भर घना रहता है, वहाँ पे पानी भी खूब गिरता है, मॉइस्चर भी दिन भर रहता है, रात हो दिन हो, है ना, और पूरे साल भर पानी गिरेगा, है ना, और घना छाया हमेशा रहता है पूरे साल भर। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि जब गर्मी का समय आता है ना तो उसके पत्ते हरे होते हैं, घने हो जाते हैं, और जैसे ही जब गर्मी हट जाता है तो वापस उसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पतझड़ वाला जो फॉरेस्ट है उसे डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक। अब जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये सारा जो चीज़ यहाँ पे मैंने मतलब जो भी अभी मैंने इसको बताया ना, वही सारा चीज़ यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जानवरों को बचाने के ऊपर और फॉरेस्ट को बचाने के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक तरह से धन है, समृद्धि है, ठीक है, वेल्थ है हमारा, ठीक है। पेड़ जो है जानवर हो, इंसान हो, सबको मदद करते हैं। क्लाइमेट जो है उससे भी हमें थोड़ा लड़ने में मदद करता है ना। लेकिन ये जो खासकर जो क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफ्रेंस जो ज़्यादा हुआ है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि आज के समय में जो जंगल है वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, है ना। अब जंगल तबाह हो रहे हैं तो कैसे हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। जंगलों को काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जंगलों में आग लग रहा है, सुनामी आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जो कि इन रिसोर्सेज का एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा है ना, अब इसमें से जो मेजर कंसर्न है, जो कि चिंता का कारण है, वो है कि जो जानवर है उनका पोचिंग हो रहा है ना, कि मतलब जानवरों को क्या बोलते हैं, मार दिया जा रहा है, शिकार कर दिया जा रहा है, उनके स्किन के लिए, उनके चमड़े के लिए, उनके दांतों के लिए, उनके सींगों के लिए, ठीक है, उनके फेदर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ब्लैक बग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, राइनोसोरस हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है इनका इसी तरह से क्या बोलते हैं, पोचिंग हो रहा है, इनका हंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो
इनको कंजर्व करने में हम लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ये कहा जा रहा है, तभी ये जो जीव जंतु है वो बच सकेंगे। ठीक, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इनको बचाने के लिए क्या क्या खोला जा रहा है, जैसे कि नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, ताकि वो जो नेचुरल वेजिटेशन है और ये जो जीव जंतु है उनको सुरक्षित रखा जा सके, ताकि कोई भी आके शिकार ना करे, कोई भी आके पेड़ वेड़ ना काट दे, कोई भी आके इलीगल माइनिंग ना करे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया जा रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जो झीलें हैं, वेटलैंड है, क्रीक्स है, उनको कंजर्व किया जा रहा है ना, उनको बचाया जा रहा है, ताकि एक एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे। कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको, जो कि इन जीव जंतु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग जो हो रहा है बर्ड्स का, एनिमल्स का, उनको रोका जा रहा है, उनमें उसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं और जो लोग हैं वो जान सके कि पेड़ उगाओ, जीव जंतु को बचाओ, है ना। कई सारे देश हैं जिन्होंने ये जो चिड़िया हैं, जानवर हैं, उनको मारने पे रोक लगाया है, उनके ट्रेड पे रोक लगाया है, और उसके लिए लॉ भी बना दिया गया है। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, साइट्स करके इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कई सारे स्पीसीज़ जो है एनिमल्स और बर्ड्स के, उनके ट्रेड को रोक दिया इस साइट्स ने, है ना। और जो पेड़ हैं और जो जानवर हैं उनको कंजर्व करने का काम किया। तो ये एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन है, कन्वेंशन है, साइट्स, इसको याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हो गए, सरकारी लेवल पे काम हो गया, और जो त्यौहार हो गया, तो इन सब चीज़ों से एक तरह से अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है ना। और एक तरह से एक देश दूसरे देश से तालमेल बना रहा है, ताकि ये जो भी जीव जंतु है, नेचुरल वेजिटेशन है और जो जानवर है, उसको कंजर्व कर सके, उनको सुरक्षित कर सके। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।